हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये है आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक और आज हम इसमें जो पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 20 और विराम चिन्ह के बारे में। ये पाठ है कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ 20 विराम चिन्ह। सबसे पहले हम ये जो उदाहरण दिए हुए हैं इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए दो उदाहरण दिए हुए हैं चित्र सहित। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो उदाहरण दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है दिव्या रुको। क्योंकि यहाँ कॉमा लगा है तो हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा रुको लिखा है तो यहाँ पर हम खुद भी रुकेंगे पढ़ते में। ठीक है, फिर आगे पढ़ेंगे। दिव्या रुको मत नाचो, और यहाँ पर आ गया पूर्ण विराम, यानी कि ये जो वाक्य है वो समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाक्य भी सेम टू सेम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कॉमा कहाँ पर लगा हुआ है? मत शब्द के बाद। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दिव्या रुको मत नाचो। ठीक है, अब आपको इसमें अंतर दिख रहा होगा। एक जो चिन्ह हमने लगाया है उसी से देखिए इसमें क्या अंतर आ गया। दिव्या रुको मत नाचो। ठीक है, इसमें ये जो बच्चा है वो इससे कह रहा है कि दिव्या रुको मत नाचो, यानी दिव्या तुमको रुकना है, नाचना नहीं है। अच्छा, दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है? दिव्या रुको मत नाचो। ठीक है, मतलब सेम टू सेम सेंटेंस है, लेकिन केवल अंतर किससे आ गया? जो ये चिन्ह लगा है, जो कॉमा लगाया है। ठीक है, दिव्या रुको मत नाचो। अब दूसरे इसमें क्या सेंटेंस में अंतर क्या आ गया कि दिव्या तुमको रुकना नहीं है, नाचना है, इसलिए दिव्या रुको मत नाचो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में बोलते समय एक से शब्दों का प्रयोग किया गया है, किंतु दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं। इसका कारण है उनके बीच में लगा चिन्ह। ये जो चिन्ह लगा है, लड़के द्वारा कहे गए पहले वाक्य में चिन्ह दिव्या रुको शब्दों के बाद लगा है, जिसका अर्थ है दिव्या को रुकना है, नाचना नहीं है। जबकि लड़के द्वारा कहे गए दूसरे वाक्य में चिन्ह दिव्या रुको मत शब्दों के बाद लगा है, जिसका अर्थ दिव्या को रुकना नहीं है, नाचते रहना है। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। आप सब लोग इसको अंडरलाइन करिए। लिखित भाषा में विराम को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, यानी ठहरना। जब हम अपनी बात कहते या लिखते हैं तो वाक्यों के मध्य में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। इस ठहराव को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखिए दो बार बता दिया है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी परिभाषा है। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब देखिए हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये हैं हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। देखिए ये तो चिन्ह दिए हुए हैं और ये हैं इनके नाम, ये किस चिन्ह को क्या कहते हैं। अब सबसे पहले देखिए ये है हमारा पूर्ण विराम, फिर है ये अल्प विराम, ये अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। अब इनके बारे में विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे। ये है उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह और ये है हंस पद। चलिए अब हम इसके बारे में जो भी चिन्ह है उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पूर्ण विराम, इस तरीके से जिसे हम लगाते हैं। अब ये पूर्ण विराम कहाँ पर लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है वो बताते हैं। ठीक है, चलिए पूर्ण विराम प्रश्न सूचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं उनको छोड़कर। ठीक है, इसका चिन्ह है ये, जैसे अब ये उदाहरण है, मैं दिल्ली में रहता हूं, वाक्य खत्म हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया।
लखनऊ भारत की राजधानी है, वाक्य खत्म हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, तो लखनऊ भारत की राजधानी है, तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको ही बोलते हैं पूर्ण विराम, और प्रश्न सूचक वाक्यों में ये नहीं लगता है। अब है हमारा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम देखिए जिसको हम कॉमा बोलते हैं, इस तरीके से लगाया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग बहुत कम अवधि तक रुकने के लिए वाक्यों के बीच में किया जाता है, इसका चिन्ह है। जैसे 2 अक्टूबर, अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है, बहुत कम लेकिन रुकना है। 2 अक्टूबर 1864 में गांधी जी का जन्म हुआ। नेहा, काव्या और रश्मि बहनें हैं। ठीक है, तो नेहा के बाद हमें थोड़ा सा रुकना है, इसलिए कॉमा लगा दिया। नेहा, काव्या और रश्मि बहनें हैं। उसके बाद है अर्धविराम। पूर्ण विराम से आधे समय रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, इसका चिन्ह है, देखिए इस तरीके से इसका चिन्ह लगाते हैं, ये होता है अर्धविराम। जैसे विद्या धन अनमोल है, बांटने से बढ़ता है। शिक्षा मनुष्य को साक्षर बनाती है, चरित्र का निर्माण करती है, नैतिकता का विकास करती है। यानी कि आधा समय हमें रुकना है, पूर्ण विराम से आधे समय रुकना है, और यहाँ पर हमें बहुत कम अवधि के लिए रुकना है। देखिए बोलने से ही समझ में आ रहा है, नेहा, काव्या और रश्मि बहनें हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और रुके हैं, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा रुके हैं। देखो विद्या धन अनमोल है, बांटने से बढ़ता है। शिक्षा मनुष्य को साक्षर बनाती है, चरित्र का निर्माण करती है, नैतिकता का विकास करती है। अब है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, इसका चिन्ह ये देखिए इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे हम अभी उदाहरण देखते हैं, मेरा पर्स कहाँ है, इसने प्रश्न किया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, मेरा पर्स कहाँ है, आज क्या बनेगा। उसके बाद है विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, विस्मय सूचक का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से लगाते हैं। विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट करने के लिए या किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम इधर आओ। ठीक है, ये लगा दिया विस्मय सूचक चिन्ह। हाय इतना बड़ा सांप, तो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। फिर है हमारा निर्देशक चिन्ह। किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने से पूर्व कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी की कही हुई बात को हम सेम टू सेम लिख दें। जैसे रमा नाम की कोई लड़की है, उसने कहा कैसी हो दिशा, उसने दिशा से पूछा, तो हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें निर्देशक चिन्ह लगाना है। रमा यानी कि रमा कह रही है दिशा से कैसी हो दिशा। अब दिशा कह रही है दिशा मैं अच्छी हूँ, तो यहाँ पर हम इस तरीके से कि जब सेंटेंस लिखते हैं तो वहां पर हमें निर्देशक चिन्ह का इस्तेमाल करना होता है। उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह है इस तरीके से, इसे अवतरण चिन्ह भी कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह इस तरीके से और दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, दोहरा अवतरण चिन्ह ये वाला है। इकहरा अवतरण चिन्ह कहाँ लगाया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग कवि या लेखक के उपनाम में पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नामों में और सुक्तियों के में किया जाता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा, ये नाम देखिए उपनाम है ना, ठीक है, तो लेखक का उपनाम है, कवि का उपनाम है, तो यहाँ पर दिनकर यानी ये दिनकर के नाम से ही प्रसिद्ध थे, तो रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरीके के जो उपनाम होते हैं तब हमें ये वाला इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। अब दोहरा अवतरण चिन्ह कैसे लगाते हैं देखिए। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कहे हुए कथनों को यों का त्यों रखने के लिए किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब हम इस तरीके के वाक्य लिखते हैं, ठीक है, किसी के द्वारा कहे हुए कथनों को यों का त्यों हम रखते हैं, तब हमें
दोहरा अवतरण चिन्ह लगाना होता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे दिन रात, तन मन, इधर उधर, आना जाना, देश विदेश आदि। उसके बाद है कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। कोष्टक का प्रयोग अनेक स्थितियों में किया जाता है, जैसे क्रम सूचक अंकों व अक्षरों में। जैसे देखिए यहाँ पर कोष्टक में किया हुआ है प्रश्न संख्या 1 का ये 1 2 हो गया, 2 का ख हो गया, घ हो गया। तो इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो यहाँ हम कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग हम अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी करते हैं, जैसे निरंतर। अब निरंतर हमें पता है, नहीं कोई समझ पाएगा तो हम ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, लगातार। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया कि निरंतर का मतलब लगातार भी होता है। अध्ययन करो। राष्ट्रपिता का सभी सम्मान करते हैं, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया गांधी जी। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसका प्रयोग किया जाता है कोष्टक चिन्ह का। अब है हमारा लाघव चिन्ह। देखिए इस तरीके से एक बिंदी लगा दी जाती है लाघव चिन्ह में। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम डॉक्टर पूरा नहीं लिखेंगे, डा लिख के ये बिंदी इस तरीके से लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया डॉक्टर। इसी तरीके से प्रोफेसर। पंडित के लिए देखिए इस तरीके से, कृपया पृष्ठ उलटिए, तो हम ये चीजें इस तरीके से लिख देंगे, क्र प्र उ, तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है, कृपया पृष्ठ उलटिए। ठीक है, तब ये लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद। अब हंस पद क्या होता है, लिखते समय जब कोई शब्द या शब्दांश छूट जाता है तो यह चिन्ह लगातार इस तरीके से लगातार लिख दिया जाता है। जैसे हमारा सुंदर है, अब यहाँ पर घर छूट गया तो इसने इस तरीके से हंस पद लगाया और ऊपर घर लिख दिया। तो हम इसको जब पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हमारा घर सुंदर है। इस तरीके की कभी कभी तुम लोग भी अपनी कॉपियों में करते हो। ठीक है, जब तुम वर्क करते हो अपना, तब तुमसे भी कुछ शब्द छूट जाते हैं तो तुम लोग भी इस तरीके से ऊपर लिख देते हो। ठीक है, ये होता है हंस पद। मेरा भारती है, अब यहाँ पर नाम लिखना भूल गया तो यहाँ पर इस तरीके से हंस पद लगाया और नाम लिख दिया। तो अब हम इसको पूरा किस तरीके से पढ़ेंगे, मेरा नाम भारती है। तो आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा। यह है पाठ का सारांश। विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। गलत विराम चिन्हों का प्रयोग करने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अगर हम गलत विराम चिन्हों का गलत प्रयोग कर देंगे तो वाक्य का पूरा अर्थ बदल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से आप रीडिंग करना और उसके बाद आपका आज का ये होमवर्क है, आप होमवर्क लिख लीजिए और यहाँ पर आप डेट मेंशन करिए, आप डेट मेंशन कर लीजिए। ये आज आपका होमवर्क है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लिखित विराम, निम्नलिखित विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। सही मिलान कीजिए और प्रश्न उत्तर आप अपने इसको ढूंढना पहले इसमें बुक में अपनी में, और फिर उसको आप अपनी नोटबुक में करना। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाकर पुनः वाक्य लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए हुए हैं तो आपको यहाँ पर उन्हें विराम लगाकर, इनको विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को लिखना है दोबारा से। ठीक है, विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं, अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है, ये आपको नोटबुक में मैं नेक्स्ट वीडियो जो भेजूंगी उसमें मैं आपको करा दूंगी, या फिर मैं इसको आपको ऑनलाइन क्लास लूंगी जब करा दूंगी। ओके, तो आज हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा और आप इस चैप्टर को एक बार और अच्छी तरीके से रीडिंग करेंगे और समझेंगे। ओके।